चिट्ठी लिखी थी। जी और जब हमने 2018 में पार्लियामेंट से पहले इसका आंदोलन चलाया था तो उनको उसका स्मरण भी कराया था, जिसको उन्होंने मुस्कुरा करके, बिल्कुल कुछ कहा नहीं लेकिन मुस्कुरा दिए थे वार्ता के दौरान। और कमेटी बनी, सब कुछ। लेकिन इसमें क्या है कि अभी तक राजनीतिक दल, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की जी राजनीति है, उनके अंदर एक मन में विश्वास है कि ये कर्मचारी संगठन या जो मजदूर संगठन है या अभी किसान संगठन का आंदोलन चला, कि ये अपना आंदोलन करते हैं, मांगे मानते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की भीड़ आती है, आके चली जाती है। लेकिन जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों के जो पासे फेंके जाते हैं उन मुद्दों पर वोट करते हैं, अपने मुद्दों पर वोट नहीं करते। जी हमने 2018 के लोकसभा चुनाव में अपने लोगों को जगाने का काम किया कि जब तक आप अपने मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक दल नहीं डरेंगे आपसे। आज जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो हम किसी विपक्षी दल से अभी उम्मीद क्यों करें? सत्ता में बैठे, हमको उम्मीद उनसे है। और इनसे भी उम्मीद इसलिए ज्यादा है कि इनसे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी नहीं थी। जी ये भले ही कोई कहे कि कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जब दोनों गवर्नमेंट सहमत होंगी तब इसको देने में आसानी होगी। आज उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षक का जो सबसे अधिक उम्मीद वर्तमान सरकार से है वो इसीलिए है कि ये डबल इंजन की सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जी पूर्ण बहुमत की है, गवर्नमेंट ऑफ नहीं यूपी नहीं भी पूर्ण बहुमत की है। ठीक है, इंजन तो ठीक है। और जी ये 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 जो चुनाव है 2022 का, ये 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं, ये पूरे देश का भी है। और अगर प्रदेश के लाखों कर्मचारी और शिक्षक और उनके परिवार को इग्नोर करके आज भी इग्नोर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी हम इस मुद्दे को ज्यादा प्रभावी तरीके से उठा पाएंगे। ठीक और मुझे इस बात की खुशी जी है कि प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक है, जो कर्मचारी है, वो अपने इस मुद्दे के प्रति जागरूक हुआ है और इस बार ठीक है। मन दिनेश बना जी चुका है कि रुकिए, सरकार। आएंगे दोबारा आपके पास। मैं फखरुल हसन के पास चलता हूं। अभी आपने एक प्रश्न कहा कि एक नेताजी ने कहा कि हमने पूरी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी का ठेका उनको लेना पड़ेगा। जी क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एक सरकारी सेवक जो है उसको जिस प्रकार से लिमिटेशन में बांधा जाता है, वो सर्विस में रहते हुए ना व्यवसाय कर सकता है, ना कोई धंधा खड़ा कर सकता है। जी और 60 और 62 की आयु में जब वो रिटायर होता है तो वो कहाँ जाएगा? हम कहते हैं कि ये जैसे नेताजी लोगों के लिए या और लोगों के लिए खुद खोला छोड़ा हुआ है, सरकारी कर्मचारी को छोड़े कि वो भी सेवा में रहते, पेट्रोल पंप भी अपने नाम कराएगा, गैस एजेंसी भी नाम कराएगा, होटल भी खोलेगा, अब सब व्यवसाय भी डेवलप करेगा। तो वो तो अगर गलत आरोप में सस्पेंड भी कर दिया जाता है तो जीवन निर्वाह भत्ता देने के लिए भी उससे प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आपने कहीं है। तो जीवन निर्वाह भत्ता देने के लिए भी उससे प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आपने कहीं कोई व्यवसाय तो नहीं किया जी था। हाँ हाँ तो जब 60 साल की आयु तक सरकार उसको बांध करके रखेगी कि आप जितना हम चलाएंगे उतना चलेंगे, उसके तक नहीं चलेंगे, तो 60 साल के बाद उसकी गारंटी कौन लेगा? अच्छा उसकी समझा। गारंटी हाँ इस देश की सरकार को ही लेनी होगी। जी ये लेनी होगी। और दूसरा, जो नेताओं की बात है, नेता लोग पेंशन लेते हैं, बंधु जी ने भी बताया कि वेतन लेते हुए भी पेंशन लेते हैं, उसके बाद हाउस वाइफ लेते हैं। यदि विधानसभा का रहा है तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी, जी विधान परिषद का रहा है तो उसकी पेंशन अलग अलग मिलेगी, मिलेगी, हाँ। लोकसभा की अलग मिलेगी, राज्यसभा की अलग मिलेगी। हम्म, तो उनके लिए सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन भीख नहीं है, अधिकार है। तो उस समय के जो वित्त मंत्री आज दुनिया में नहीं है, मुझे नहीं नाम लेना है, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कि पेंशन कौन लेगा नहीं लेगा, ये हम तय करेंगे। जी तो इस प्रकार की मनमानी बड़े भाई ठीक लोकतंत्र में नहीं चल जी सकती। ठीक ठीक ठीक, संविधान आएंगे बना आएंगे है, दिनेश भाई, ये आएंगे आपके पास। लोकतंत्र है। मैं फखरुल। नहीं, मायावती जी के समय तो नेतृत्व किसी और के पास था, अच्छा लेकिन माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे जी तब मेरे पास नेतृत्व किया था। तब भी मैंने लक्ष्मण मेला मैदान में बहुत बड़ी जी रैली की थी। और चूंकि उसी समय विधानसभा चुनाव आने वाला था, जो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं जी उनसे वार्ता मेरी हुई थी। हाँ और वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात करनी चाही भी, लेकिन तभी विधानसभा चुनाव आ गया तो बात उस समय आगे नहीं बढ़ पाई थी। और अभी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो आपने शुरू में कहा था कि क्या उनकी इच्छा नहीं होगी भारत सरकार की, तो ये दे देंगे। तो जब हमने 18 में आंदोलन किया तो पहले तो जो एक कमेटी बनी 10 आईएएस की, जिसमें वित्त के और सारे टॉप जी आईएएस सब लोग थे, हम हरकिशोर तिवारी जी भी उसमें हैं। जी
तो दो एक बैठक में तो उन्होंने अच्छे बुरे पर वो फैसला करते रहे कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जब हमने सिद्ध किया तो उन्होंने माना कि नहीं, एनपीएस हानिकारक है और जो बेनिफिशियरी पुरानी वाली थी वही स्कीम ठीक है। उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव से उन्होंने अपनी बात रखी, आईएएस लोगों ने कहा कि नहीं इसको मिलना चाहिए, और उन्होंने जैसा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से बात हुई और तय हुआ कि प्रपोजल बना करके भारत सरकार ले जाया जाए। हमारे भी दो प्रतिनिधि जिसमें स्वयं हरकिशोर तिवारी गए थे उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, और दो यहाँ के आईएएस उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार के सामने गए, और जाने के बाद जो उस पर चर्चा शुरू होती उससे पहले ही उन आईएएस को टाइट किया गया और कहा गया कि ये मात्र उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश में आग लगेगी, हम उत्तर प्रदेश को कैसे दे सकते हैं, इसको वापस लेके जाइए। और जब वहां से लौट करके आए तो हमसे कहा गया कि आपने देख लिया, हम तो नहीं कर सकते। हमने कहा ये आपका विषय है, ये उनका विषय है, हम अपने साथियों के प्रतिनिधि हैं, हम आंदोलन करेंगे, हमको चाहिए, और हम हड़ताल पर गए जी। लेकिन दिनेश जी आपने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए था आप लोगों को कि बंगाल ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था यथावत जारी रखी, किसी केंद्र ने उसको रोक नहीं पाया, वहां के आईएएस अधिकारियों को कोई नहीं हड़का पाया, वहां तो लागू ही नहीं हुई नई पेंशन व्यवस्था। जी नहीं, मैंने उसी में कहा कि बंगाल में जो दल है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति, उससे जो आपने शुरू में प्रश्न उठाया, उत्तर प्रदेश की स्थिति उसके इतर है जी। माननीय मोदी जी ना चाहें और योगी जी दे दें, ये संभव नहीं है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं कहा था कि आज आपके पास अवसर है कि इस देश के कर्मचारी और शिक्षकों की जो मांग है, जायज मांग है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। आप अमित शाह जी से, आप माननीय मोदी जी से बैठ करके बात करिए, क्योंकि ये गुणा भाग नफा नुकसान से निपटने वाला इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल बिल से निपटेगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तब निपटेगा। और मेरा जो मानना है कि आज राजनीतिक इच्छा शक्ति इस बात पर आती है सरकारों की कि इनके इस मुद्दे से हमारी सरकार रहेगी या जाएगी, ये हकीकत है। वोट से डर सबको लगता है, तो आज जब प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक इस स्थिति पे आकर खड़ा हो गया है कि वो इसी मुद्दे पर अपना वोट करेगा, तो बड़े भाई इनको ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। मैं आज अपने पूरे प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों के व्यवहार को देख करके आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से किसान साथियों के ताकत के आगे इनको बिल वापस लेना पड़ा है, ये एनपीएस भी इनको वापस लेनी पड़ेगी। जी ठीक बात है। फखरुल हसन, देखिए हमारी एक वर्किंग कमेटी की बैठक, उसमें ये इशू आया था जी कि भाई जब वर्तमान आज राजनीतिक दल जो अपोजिशन में होते हैं तो मुद्दे का समर्थन करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो मुकर जाते हैं, तो क्या किया जाए। तो उस पर हमारे लोगों ने ये तय किया कि भाई अगर वर्तमान सरकार आचार संहिता से पहले इसको लागू कर दे तो उनको उनकी जय जयकार कर दीजिए, जो हम लोगों का धर्म है, जो हमारी मत जय जयकार कर दीजिए। एक दूसरा दल कांग्रेस है, उनका 3 राज्यों में सरकार है जी। अगर उन राज्यों की वो एनपीएस रोक करके वहां ओपीएस लागू कर दें, मैंने कांग्रेस की बड़ी नेता हैं उनसे कहा भी था कि यदि आप 3 राज्यों की रोक करके उत्तर वहां भी लागू कर दें और यहाँ के लिए वादा कर दें, तो आपको उत्तर प्रदेश का कर्मचारी गाजीपुर बॉर्डर से रिसीव करेगा, गाजीपुर जिले तक लेकर के जाएगा आपकी जय जयकार करते हुए जी। अब अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, भाई ये मैं तो कहता हूँ घोषणा पत्र में नहीं है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर उनको देना है तो इतना बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए और जो कर्मचारी संगठन उनके नेताओं को बुलाना चाहिए और सबके बीच में घोषणा करनी चाहिए कि मैं मैनिफेस्टो में भी लाऊंगा और इस मीडिया के सामने वीडियो रिकॉर्ड है कि मैं आऊंगा तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करूंगा। तो देखिए कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने साफ कर दिया कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए, पहली कैबिनेट में ये मामला सुलझाने का वादा करिए, तब तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। देखिए दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। दिनेश शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक रैली में बोल रहे थे और उस रैली में उन्होंने आपसे वादा किया है कि पुरानी पेंशन समाजवादी सरकार बनेगी तो उसको बहाल करने का काम करेंगे। आपको अगर रिकॉर्डिंग रखनी है तो आप अपना सर्च कीजिएगा तो गूगल पे, तो अभी आपको वो बयान भी उनका मिल जाएगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फखरुल भाई, रैली काहे को, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस प्रदेश का लाखों कर्मचारी और शिक्षक की भीड़ के सामने नहीं, हम बात दिनेश जी
नहीं नहीं, आप कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल, प्रेस के माध्यम से भी आपकी बात को उठाया जाएगा और आपकी जो मांग है हम उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके आपकी ये जो डिमांड है हम इसको भी पूरा कराने का वादा करते हैं। और हम आपसे ये भी वादा फिर साथ में आप भी करिए कि हम समाजवादी लोग, अगर आपसे हम ये वादा कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराने का जो मुद्दा है वो बोल दूंगा मैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो आप लोगों की जो मांग है उसको मीडिया के माध्यम से आप लोग रख दे। लेकिन आप भी वादा कीजिए कि आप लोग भी कम से कम समाजवादी सरकार बनाने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। लो भैया इस हाथ दो, उस हाथ लो। दिनेश जी। नहीं, समाजवादी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, बसपा सरकार, भारतीय संविधान में जो मत का अधिकार दिया गया है उसकी परिभाषा यह है कि जो सरकार या जो उत्तरदायी लोग हैं उनके संतुष्टि और असंतुष्टि के प्रति आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं जी। और इस प्रदेश का जो कर्मचारी और शिक्षक है वो इतना बुद्धिजीवी है, वो ये जानता है कि मेरा हित कहाँ है, मेरा हित कौन कर रहा है, कौन हित नहीं कर रहा है, और जो हित करेगा उसके आधार पर वो अपना आचरण करेगा। ठीक है भाई, अब इतनी बात कही जाएगी इशारे में, फिर मतलब है? नहीं बिल्कुल ठीक है। अभी बिल्कुल मैं संविधान कहता है कि मत जो है वो गोपनीय है ना, व्यवस्था जो है वो गोपनीय